Good evening, ma'am. Good evening. Good evening, ma'am. Good evening, Shivam. क्या हंस रहे थे? बड़ी हंसी आ रही है। क्या बात है? कौन से जोक पे हंस रहे हो? हमें भी सुना दो। हम्म। चलो अपना पढ़ाई शुरू करते हैं। ठीक है। क्वेश्चन करना है अब तुम्हें। राधे राधे मैम। आगे आगे। पहले सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन का कुछ देख लेते हैं। सीरीज देखो, कल हम लोगों ने केवीएल केसीएल पे कर लिया था। आज सीरीज पैरेलल देखेंगे, व्हीटस्टोन ब्रिज के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, ओके। तो टू रजिस्टर्स इन सीरीज, देखो जब रजिस्टर सीरीज में रहता है तो हमारे पास आई की वैल्यू सेम हो जाती है, करंट जो है उस सर्किट में सेम हो जाएगा। सेल्स भी पढ़ेंगे हम लोग आज। आज जो पढ़ने वाले हैं सेल्स, सीरीज पैरेलल, ये टॉपिक लेंगे। ठीक है। तो सीरीज में जब भी रेजिस्टेंस को लगाते हो तो हमारे पास दोनों रेजिस्टर के अक्रॉस जो है करंट की वैल्यू सेम हो जाती है, बट उन दोनों के अक्रॉस जो है पोटेंशियल अलग हो जाता है। दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल अलग होता है सीरीज में, तो यहाँ पर हमारे काम आता है पोटेंशियल डिवाइडर रूल। तो इक्विवेलेंट तो तुम्हें निकालना आता ही है भाई, सीरीज में सबको ऐड कर देते हैं, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R3, तो R इक्विवेलेंट सीधा आ जाएगा। अब यहाँ पे सवाल आता है, मैम बी कैसे डिफर करता है? क्या V की वैल्यू तो अलग रहेगी ना। R1 की वैल्यू अलग है, R2 की वैल्यू अलग है। अगर I सेम है ये, तो I की वैल्यू सेम रहेगी, V की वैल्यू उनके अक्रॉस जो है अलग रहेगी, V1 और V2 अलग अलग रहेगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि दोनों के अक्रॉस वोल्टेज फाइंड करो। तो सबसे आसान हमारे पास इनका तरीका रहता है पोटेंशियल डिवाइडर रूल। दो ही रूल हैं, एक करंट डिवाइडर, एक पोटेंशियल डिवाइडर। सीरीज में हमारे पास पोटेंशियल डिवाइडर रूल है। तो फॉर्मूला देखो, V इक्वल्स टू आई आर होता है। अब यहाँ पे देखो I तो मेरा सेम हो गया, तो जो मेरा V है वो डायरेक्टली किस पे डिपेंड कर रहा है? सॉरी, R पे। R पे डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है ना, I तो सेम हो गया। R के डिपेंडेंट है, इसका मतलब जब पोटेंशियल डिवाइड होगा तो वो रेजिस्टेंस के बराबर रहेगा। यानी R1 के पास जो है डायरेक्टली डिवाइड हो जाएगा अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। ध्यान रहे R1 प्लस R2 टोटल रेजिस्टेंस है, R इक्विवेलेंट नहीं है। मल्टीप्लाई बाय इस पोटेंशियल पे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो याद रखो, जो ये बाहर वाला जो टोटल पोटेंशियल है वो V1 प्लस V2 के बराबर होता है। V किसके बराबर होगा? V1 प्लस V2। टोटल पोटेंशियल तो यही रहेगा, उससे ज्यादा तो हम पोटेंशियल लेके, जो बैटरी का पोटेंशियल है वो मैक्सिमम पोटेंशियल रहेगा किसी भी सर्किट का, तो V1 V2 इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगा। ऐसे ही V2 के अक्रॉस जब पोटेंशियल निकालोगे तो वो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल आएगा? R2। ठीक है। तो टू रेजिस्टर्स में हमारे पास ये चीज रहती है। जब अब पैरेलल की बात करते हैं तो पैरेलल में मेरे पास क्या सेम हो जाता है? पोटेंशियल सेम हो जाता है हर रेजिस्टेंस के पास, बट करंट की वैल्यू जो होती है वो अलग हो जाती है। तो आर इक्विवेलेंट अगर निकालते हैं तो आर इक्विवेलेंट तुम सबको मालूम है, यहाँ पर 1 अपॉन आता है, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 एंड सो ऑन। ठीक है। अब बीइंग यहाँ पर V इक्वल्स टू आई आर में देखूं
तो देखो तीनों रेजिस्टेंस में V की वैल्यू क्या है, सेम, बट हमारे यहाँ पर I डिफर करेगा। तो यहाँ पर आपसे सवाल पूछ लिया जाएगा कि हमें I बताइए कि I जो है वो सारे रेजिस्टेंस में किस तरीके से डिवाइड होगा। तो I का कैसे निकालते हैं डिवाइड करने का, देखो दो में हम लोग उस फॉर्मूले को लगा सकते हैं जो मैं ये फॉर्मूला बताऊंगी, ये दो रेजिस्टेंस में लग सकता है ना, कि मेरे पास दो रेजिस्टेंस हो तब हम लगा सकते हैं, तीन के लिए फॉर्मूला कुछ अलग बनता है। तो दो के लिए क्या फॉर्मूला होता है, देखो V इक्वल्स टू आई आर, ठीक है। यहाँ पर मेरे पास क्या सेम है, पोटेंशियल, तो मेरा I जो डिस्ट्रीब्यूट होगा वो R के इनवर्सली डिस्ट्रीब्यूट होगा। देखो I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। अगर मुझे I1 मान लो, ये मेरे पास सिर्फ दो ही रेजिस्टेंस है, तीसरा मैं रिमूव कर देती हूँ क्योंकि ये फॉर्मूला दो ही रेजिस्टेंस के साथ अप्लाई कर सकते हैं। तो I1 देखो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, अगर तुम I1 यानी R1 के अक्रॉस निकालना चाह रहे हो तो ये किसके प्रोपोर्शनल डिवाइड होगा, R2 के। तो यहाँ पे R2 अपॉन R1 प्लस R2 मल्टीप्लाई बाय टोटल करंट, ठीक है। ऐसे ही I2 निकालोगे तो I2 यानी इनवर्सली होगा तो ऊपर R1 आएगा, नीचे यहाँ पर टोटल रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय टोटल करंट। तो याद रखो अपॉन में जो आता है वो टोटल रेजिस्टेंस होता है, ऊपर जो आएगा वो रेजिस्टेंस जो होगा या तो डायरेक्टली रहेगा या इनवर्सली, ये आपको चेक करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि देखो पैरेलल में मैं तुमसे वोल्टेज तो पूछूंगी नहीं कि वोल्टेज कैसे डिवाइड होगा, क्योंकि वोल्टेज तो सेम है। तो पूछूंगी क्या, करंट। ऐसी रेजिस्ट ऐसी सीरीज में करंट नहीं पूछूंगी क्योंकि करंट सेम रहने वाला है। पोटेंशियल डिवाइड होगा तो पोटेंशियल पूछा जाएगा, ठीक है। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखो क्या, अगर मेरे पास एन आइडेंटिकल रेजिस्टेंस है, अगर मैं उनको पैरेलल में लगाती हूँ तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस R बाय एन हो जाता है, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में इफेक्टिव रेजिस्टेंस जो होगा वो हमेशा लीस्ट आता है। अब हाँ, ये मैं तुम्हें बता ही दिया है, इसको बोलते हैं हम लोग करंट डिवाइड रेशियो। तो करंट इस रेशियो में डिवाइड होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में। ये जो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं ये बिना गलती के एक एक सेकंड में मुझे आंसर कर दो। सी ऑप्शन। ये ऑप्शन सी। हम्म, मैम मुझे इस क्वेश्चन में दिक्कत है, कैसे किया इसे? इसमें क्या दिक्कत है, इस क्वेश्चन में क्या इशू है, पहले तो रेजिस्टेंस को जिस रेजिस्टेंस की लेंथ L है उसको डिवाइड कर दिया। अब उन पार्ट को हम लोग इस तरीके से जोड़ेंगे तो उनका रिजल्टेंट क्या बनेगा। तो देखो जब भी किसी भी रेजिस्टेंस को किसी पार्ट में डिवाइड करते हो तो उस पार्ट का रेजिस्टेंस उतने ही टाइम्स हो जाता है। तो एक पार्ट का रेजिस्टेंस कितना बनेगा, बोलो अमित। मैम इसे 5 इक्वल पार्ट्स में कट कर दिया है हमने, हाँ, और फिर उसे उन पार्ट्स को हमने पैरेलली ज्वाइन कर पैरेलल दिया है, जोड़ते हैं। हाँ, तो 5 × 5। नहीं 5 × 5 कैसे, एक रेजिस्टेंस पूरा है, मतलब ये तुम्हारे पास एक लेंथ L है, इसका रेजिस्टेंस R है, अब इसको 5 पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो 1 2 3 1/5। 4 5, तो हर लेंथ का रेजिस्टेंस R/5 हो जाता है, यानी R/n से डिवाइड हो जाता है भाई, रेजिस्टेंस लेंथ पे डिपेंडेंट है। तो जब तुम उस लेंथ को कट करोगे तो रेजिस्टेंस चेंज होगा, तो हर किसी का R/5 हो गया। अब इन R/5 यानी 5 रेजिस्टेंस हो गए, अब इन R/5 को पैरेलली कनेक्ट कर दिया, तो बस अब R/5 पैरेलल करते हो तो क्या हो जाएगा, R/5/5, तो R/25, 25। ठीक है, इस तरीके। ठीक है। चलिए ये वाला करिए। ये भी पिछले वाले की तरह होगा मैम। हाँ, आंसर लेके आओ इसका, 2-2 सेकंड के 10-10 सेकंड के क्वेश्चन है ये। तो क्या है, एक रेजिस्टेंस है 20 ओम का जिसको 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, दो दो मैम पार्ट 5 होगा। मैम 5 ओम। दो दो पार्ट्स के कॉम्बिनेशन बनाए, पैरेलली लगाया है, फिर उसके बाद जो रिजल्टिंग पेयर्स हैं उनको फिर से रिजल्टिंग पेयर्स हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन के, उनको सीरीज में लगाया है, ठीक है।
फिर हमें बताना है कि फाइनली रिजल्टेंट क्या आएगा। अमित आंसर बताओ। आंसर तो फिर स्क्रीन पे लिखा हुआ है। मैम मतलब हाँ, कैसे किया है ये बताओ। मैम ऑनेस्टली मुझे समझ में नहीं आया ये वाला। क्यों भाई? एक रेजिस्टेंस है जिसका 20 ओम रेजिस्टेंस दिया हुआ है, R इक्वल्स टू 20 ओम गिवन है। ओके, अब इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है? 10 पार्ट में। तो मुझे Yes, बताओ ma'am. एक का कितना हो गया? मैम 2 ओम। 2 भाई 20 है, इन 20 को 10 पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो R बाय N बोला था ना मैंने, R बाय Yes, N हो ma'am. जाता है एक का। यस तो रेजिस्टेंस 20, नंबर कितने हैं? 10। तो यानी एक का तुम्हारे पास 2 ओम आ गया। चलो, अब तो बस क्या है, इंग्लिश पढ़नी आनी चाहिए। अब क्या कर रहे हैं कि एक कॉम्बिनेशन, अब इन कॉम्बिनेशंस को दो दो में पैरेलली में लगाते हैं। तो मुझे बताओ पैरेलली में ये कितने अगर मैं दो दो लगाऊंगी तो मेरे पास कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे भाई? 10 5। 5 हाँ, क्योंकि भाई 10 पार्ट में कर दिए ना, तो यानी कॉम्बिनेशन 5 बनेंगे। और 1 हो जाएगा तो एक अब कट ये के। इसका एक, इसका एक, इसका 1, इसका 1, Yes, ma'am. 5 हो जाएगा आंसर। सॉरी 2 है ना, आई एम सॉरी 2 है ये। तो दो दो है, तो इनका इक्विवेलेंट कितना बनेगा? 1 1 Yes, ma'am. 1 1 1 1 1। 1 5. तो ये 5 बन गया। ठीक है, इनका आर इक्विवेलेंट आ गया 5। अब क्या कह रहा है? अब ये जितने भी कॉम्बिनेशन बनाए हैं, द रिजल्टिंग पेयर्स ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशंस आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो यानी अब ये जो कॉम्बिनेशन इनको सीरीज में कर दो, तो 5 आ गया। Yes, ma'am. मैम वो तो आर इक्विवेलेंट आ गया था हमारा 5 वैसे भी। चार्ट ठीक है, तो यही है। पहले हम लोगों ने ये कहाँ चला गया? हाँ, ये तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगाए, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगाने के बाद उनका रिजल्टेंट निकाला और फिर Yes, उनको ma'am. सीरीज में कनेक्ट कर दिया, तो हमारा आंसर 5। 5. ठीक है, एक बार ये वाला करो। तो ऐसे क्वेश्चनों में सबसे पहले मैंने बताया पोटेंशियल, पोटेंशियल लिखना आना चाहिए। पोटेंशियल लिखो सीरीज पैरेलल के लिए। मैम ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, देख लेना आंसर 12 एंड 1। ठीक है, वेरी गुड। बी ऑप्शन वेरी गुड, सही है एकदम। बहुत अच्छे सुरेंद्र, सुरेंद्र बढ़िया है एकदम। मस्ती भी कर लेता है, पढ़ाई भी कर लेता है। पर अब सुरेंद्र अब पढ़ाई शुरू कर दे, मस्ती कम, 20 दिन बचे हैं। देखो अब यहाँ पर पोटेंशियल, मान लो कुछ भी पोटेंशियल मैं मानती हूँ, यहाँ पर पोटेंशियल ए है, ठीक है। इस पॉइंट का भी वही पोटेंशियल हो जाएगा ए। इसमें मान लेते हैं इस पॉइंट का पोटेंशियल बी है, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल भी बी हो जाएगा और इस पॉइंट का पोटेंशियल भी बी। अब देखो ये R2 R4 R3 ये सब सेम पोटेंशियल में ही तो कनेक्टेड है, तो ये तीनों आपस में कैसे हो गए? पैरेलल में। पैरेलल में। ये तीनों पैरेलल पैरेलल में कनेक्ट हो गए। इनका पैरेलल निकाल लो, फिर यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगा दो, फिर ये वाले आपस में सीरीज में हो जाएंगे, है ना। तो आर इक्विवेलेंट आ जाएगा, और आर इक्विवेलेंट आने के बाद आई तो निकाल ही लोगे, आई इक्वल्स टू वी बाय आर। इस तरीके से सॉल्व कर लोगे। तो R2 R4 R3 इनका आर इक्विवेलेंट कितना आएगा? 10 कि 2? कितना है R2 मेरे पास? R2 मेरे पास 8 है, चेक कर लेते हैं। और R4 कितना है? 8। और R3 कितना है? 4 4।
4 तो तीनों पैरेलल में है भाई, 4 8 8, तो 8 और 8 का कितना बना, 4, 4 और 4 का कितना बन जाएगा, 2। सॉल्व 2 करने की जरूरत नहीं है ना। 8 8 का कितना बना, 8/2, तो 4 हो गया। फिर 4 4 का 4/2, 2 हो गया। और R1 कितना है, 10, तो 10 + 2 कितना आ गया, 12, और 12 वोल्ट, तो 12/12 1 एम्पियर। तो देखो खटाक खटाक से सॉल्व हो गया ये क्वेश्चन। चलिए ये वाला करिए। तो ये वाला भी इजीली सॉल्व हो जाएगा। इस यस मैम। पॉइंट का पोटेंशियल और इस पॉइंट का पोटेंशियल ही निकालना है। ठीक है, तो ये दिए हुए हैं, देखो इसका रेजिस्टेंस दिया हुआ है सबका, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल बताना है कि कितना होगा। तो रेजिस्टेंस है, पोटेंशियल भी है, बता निकाल लेंगे कितना होगा, V0 निकाल दो फिर कितना होगा। देखो ये सारे सीरीज में है ना, सब सीरीज यस में है। मैम। हाँ, तो मतलब सब में सेम करंट दौड़ेगा, तो सबका पहले तो R इक्विवेलेंट निकाल लो कि R इक्विवेलेंट कितना है। तो देखो 33, 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब 4000, और R इक्विवेलेंट आ गया 1000, है ना। नहीं, R इक्विवेलेंट 4000 आ गया, और I कितना आ गया, I = V/R, तो मतलब V आ गया 4, R मैम 0.5। 0.5, 0.5 कैसे आएगा, 10⁻³ मैम मैं है। आंसर बता रहा हूँ, आंसर। अच्छा आंसर, तो ये 4 × 10, 4 से 4 कट गया, तो R I आया है 10⁻³ तो सेम करंट इतना जाएगा। अगर 10⁻³ एम्पियर को बोल रहे हैं तो इसको 1 मिली एम्पियर बोल सकते हैं। ठीक है, ये सेम करंट जा रहा है, सेम करंट गया यहाँ तक। अब इस पॉइंट का कोई पोटेंशियल होगा और मुझे यहाँ तक पोटेंशियल बताना है, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल और इसका कैसे निकाल लेंगे भाई, V = IR, तो करंट तो सेम ही है। अब ये वाले रेजिस्टेंस R इक्विवेलेंट निकाल लो, 100 200 300 400 500, है ना, और मल्टीप्लाई बाय R I, तो 500 को किससे मल्टीप्लाई कर दें, 10⁻³ से, तो कितना बना ये, 0.5 वोल्ट। ठीक है, इस तरीके से निकाल लो, तो आसान हो गया ना। V = IR, तो I निकाल लिया, और उस जितने टर्म का चाहिए था उसका पोटेंशियल निकाल लिया। और किसी को परेशानी तो नहीं है इसमें कि नहीं समझ में आया हो। प्रतिष्ठा, दिया, नो आ मैम गया मैम। वेरी गुड। आ गया लड़कियां तो इंटेलिजेंट है, ये तुम कर ही लोगे, ठीक है, ये नहीं करा रही। ये वाला देखो एक बार, देखो एक मैं तुम्हें शॉर्ट सर्किट वाला समझा देती हूँ। शॉर्ट सर्किट कंडीशन हमेशा ध्यान में रखनी है, हमेशा गलती कर देते हो। शॉर्ट सर्किट कंडीशन क्या होती है, जब भी करंट को कोई ऐसा रास्ता मिलेगा जो बिना रेजिस्टेंस के है, वो उसको चुन लेगा। ठीक है, अगर मान लो तुम्हें कोई ऐसा रास्ता मिल जाए कि बिना जेई के एग्जाम के नीट, बिना जेई के एग्जाम में, बिना जेई के एग्जाम के IIT का कॉलेज मिल जाए, तो तुम सबसे पहले उसे वही रास्ता अपनाओगे ना। तो बोल यस देगा, कर मैम देगा। यस हाँ मैम हाँ, तो ऐसी रेजिस्टेंस है, अगर सॉरी ऐसी करंट है, तो करंट भी वो रास्ता अपनाएगा जो बिना रेजिस्टेंस के है, यानी बिना अपोजिशन के है। तो मान लो यहाँ से जो भी करंट आ रहा है ना, वो इस वाले R1 में नहीं जाएगा, वो कहेगा मेरे को ये वाला रास्ता मिल रहा है, मैं यहाँ जाऊंगा। तो यानी R1 के पास कोई करंट नहीं है, इस कंडीशन में R1 को शॉर्ट सर्किट बोल देते हैं, कि मतलब R1 की अब कोई जरूरत ही नहीं है, किसी काम का नहीं है। बस यहाँ पे ये क्वेश्चन यही खत्म हो गया। ठीक है, तो ये देखो, ये सर्किट कुछ ऐसे बन जाएगा, ये आपका 2 ओम। मैम ये शॉर्ट सर्किट वाला अगर फिर से बताना। देखो प्रतिष्ठा, एक बार मैंने ये क्वेश्चन पहले भी कराया था, तो सबसे पहले तुमने ही आंसर किया था। क्या है, यस मैम असाइनमेंट में था। हाँ देखो क्या कह रही हूँ मैं, ये क्या है, करंट आएगा यहाँ से घूमते हुए। ठीक है, कुछ करंट यहाँ चला गया, कुछ यहाँ चला गया, फिर सीधा यहाँ पहुंचा, कुछ यहाँ चला गया, कुछ यहाँ चला गया, इस पॉइंट पे भी डिवाइड हुआ, इस पॉइंट पे भी डिवाइड हुआ, यहाँ पहुंचेगा। अब यहाँ पर पहुंचने के बाद या तो तुम में से कुछ लोग ऐसे करेंगे, आधा यहाँ भेज देंगे, आधा यहाँ। ठीक है, या फिर कुछ जो इंटेलिजेंट होंगे वो R1 को रिमूव कर देंगे, क्योंकि करंट हमेशा लो रेजिस्टेंस पाथ को चुनता है, लोएस्ट रेजिस्टेंस पाथ।
ठीक है, हमेशा उसी को बोलते हैं शॉर्ट सर्किट। क्या कह रहे हो? आंसर 1 आ रहा है। आंसर भाई, आंसर चेक करने दो। हाँ, 1 ओम। ठीक है, तो ये रेजिस्टेंस हट गया तो बस यहाँ से सारा करंट वापस चला जाएगा। तो अब तुम्हारे पास ये सर्किट कैसा बन गया, यहाँ पे 3 ओम, यहाँ पर 2, फिर यहाँ पर 2, और देख यहाँ पर 2 ओम। बस इस तरीके से बन गया ना ये। यस मैम, क्लियर है। अब इसका रेजिस्टेंस निकाल लो ए बी में। तो देखो ये, अब ये बताओ, ये दो मैम और एक ये दो 3 मिस हो गया, क्या नहीं बन रहा? एक 3 मिस हो गया ना। ये 2 है, ये 2 है, और 3 कहाँ है? अच्छा, एक 3 यहाँ पे भी बैठा हुआ है। R6 वाला मैम। एक 3 ओम ये हो गया। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेना सीरीज पैरेलल, तो तुम्हारा आंसर यहाँ से 1 ओम बन जाएगा। अब देखो इस पॉइंट पे देखो, अब तुम कैसे सॉल्व करोगे, ये एक बार टर्मिनल देख लेते हैं, ये ए टर्मिनल और बी टर्मिनल। देखो यहाँ पर करंट डिवाइड हो गया, यानी ये तो पैरेलल में हो गए। अब यहाँ पर जो देखो, यहाँ पर ये करंट करंट पहुंचेगा इस पॉइंट पे। ठीक है, अब ये वाला 2 वाला रेजिस्टेंस और ये वाला 2 रेजिस्टेंस किस में होगा? ये 2 और ये 2। पैरेलल में मैम। हाँ, ये 2 और ये 2 पैरेलल में हो जाएगा, तो कितना इक्विवेलेंट आया? आधा करंट 1 यहाँ गया, आधा यहाँ, जो भी हुआ 1 इक्विवेलेंट आ गया। अब ये वाले 2 और ये एक किस में हो गया? सीरीज में। तो सीरीज इसका में। इक्विवेलेंट आ गया 3, तो 3 3 3, तो तीनों पैरेलल में है, तो 3/3 आ जाएगा 1 ओम। तो इस तरीके से सॉल्व हो गया। ये वाला भी सॉल्व कर लेना, ये भी करवा रखा है, ये वाला करो। बोलते हैं 9। पहला सवाल आर इक्विवेलेंट। चलो आर इक्विवेलेंट की क्या ही जरूरत है। आई मुझे करंट चाहिए होगा, देखो यहाँ आई आएगा, कुछ करंट यहाँ चला जाएगा I1, कुछ करंट चला जाएगा यहाँ I2। बस अगर तुमने I1 I2 सही निकाल लिया, तुम्हारा पोटेंशियल सही निकलेगा। मैम 3 मुझे वोल्ट। मैम 3 वोल्ट। हम 3 वोल्ट आंसर आ रहा है। वेरी गुड, बहुत अच्छे। 3 वोल्ट आ गया। हाँ, बहुत बढ़िया, 3 वोल्ट आंसर आ गया, बहुत सही। मतलब I1 और I2 कैसे बटेंगे, देखो ये ऊपर वाला रेजिस्टेंस भी कितना है, 4 + 2 6, नीचे वाला भी रेजिस्टेंस 4 + 2 6, मतलब रेजिस्टेंस सेम है, तो करंट कैसा डिवाइड होगा? बराबर बराबर। मैम अब कई बच्चे क्या करते हैं, ये सिर्फ 2 और 4 को देखते हैं यहाँ पे, और यहाँ पर लगाते हैं आई का फॉर्मूला कि 2, मतलब जो भी है इनवर्सली का 4/, जैसे करते 4/, ये कितना हो गया, मान लो मुझे I2 निकालना है, तो I2 कैसे करते तुम लोग? इनवर्सली होता है, तो 2/4 + 2 6 इंटू जो भी तुम्हारे आई की वैल्यू, आई कितना आया है टोटल? टोटल आई कितना है? मैम 3 एम्पियर। 3 है, मैम 3 एम्पीयर। तो ये 1/3 इंटू 3, तो यानी ये 1 एम्पियर आ गया, देखो। और फिर यहाँ से तुम दूसरे में 2 एम्पियर निकाल देते हो, वही क्वेश्चन गलत हो जाता। तो हमें पूरा टोटल लेके चलना है कि टोटली जो रेजिस्टेंस है वो कितना है, उस टोटल रेजिस्टेंस के हिसाब से करंट को डिवाइड करेंगे। जिन्होंने सही किया है बहुत बढ़िया, एकदम मजा आ गया। चलो ये वाला क्वेश्चन करो। इसका सबसे पहले मुझे आर इक्विवेलेंट बताओ।
सर्किट को छोटा करने की सोचो, छोटा 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 करके हम लोग आर इक्विवेलेंट निकालेंगे। मैम आर इक्विवेलेंट 4 ओम आ रहा है। हम 2 ओम आ रहा है आर इक्विवेलेंट। वाह सुरेंद्र वाह, यस मैम 2 ही है। वाह, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखो मैंने क्या बोला, सर्किट को छोटा करने। थैंक यू मैम। हाँ, सर्किट को वरुण ने भी सही आंसर दिया, वेरी गुड वरुण। व्योम का इस बार थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, कोई बात नहीं व्योम। देखो सबसे मैम पहले वरुण था। हाँ मैम वरुण ने आंसर दिया था। हाँ हाँ, वरुण और सुरेंद्र दोनों ने दिया था। ठीक है ठीक है, सुनो, अब मैंने क्या बोला है कि सबसे पहले हमें आर इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा भाई, करंट निकालने से पहले। अगर करंट तो वो तो वैसे वैसे ही पूछ लिया है, आर इक्विवेलेंट आ गया तो करंट भी निकाल लेंगे। ठीक है, सर्किट को रिड्यूस करने की सोचो। देखो सर्किट को रिड्यूस कहाँ से कर सकते हैं, सब पहले तो ये यहाँ से मुझे दिख रहा है कि हम लोग यहाँ से कर सकते हैं सर्किट को, धीरे 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 पीछे। मैंने क्या बोला, हमेशा पीछे से करके करके लेके आओ, है ना, तो वहां से इजी पड़ता है। अब ये देखो 4 और 2, मतलब कि करंट अगर मान लो यहाँ सी पॉइंट पे पहुंचा तो कैसे जाएगा भाई, यहाँ पर करंट डिवाइड और यहाँ पे करंट डिवाइड। 4 और 2 किस में हो गए, सेम करंट जाएगा यहाँ से, तो देखो, और ये पॉइंट ए पे मिल जाएगा करंट, राइट। तो 4 और 2 किस में हो गए बच्चों, सीरीज। सीरीज 4 में। और 2 सीरीज में हो। हाँ 4 और 2 सीरीज में हो गए, ठीक है। 4 और 2 सीरीज में, यानी यहाँ पर इनका इक्विवेलेंट आ गया 6, है ना। अब देखो ये वाला 6 और ये वाला 6 किस में हो गए, पैरेलल। पैरेलल पैरेलल। तो 6/2 इनका रेजिस्टेंस कितना आ गया, 3। 3 ओम। मतलब अब यहाँ पे मेरे पास 3 ओम लग गया। अब देखो करंट यहाँ पहुंचेगा डी पे, तो ये कुछ करंट 3 ओम पे गया, फिर सीधा सीधा इस 3 ओम पे चला गया, तो ये 3 और ये 3 किस में हो गए, सीरीज। सीरीज में। सीरीज। सीरीज तो 3 और 3 का सीरीज कितना बना, 6। 6 ओम। तो यहाँ एक और मैं लगा देती हूँ। अब देखो, अब ये आगे बनता जा रहा है, पीछे का भूलते जाओ, मतलब अब डी पे करंट पहुंचेगा तो कुछ इसमें जाएगा 3 वाले में और कुछ तुम्हारे। यस मैम। 3 वाला दिख रहा है, दिख ही नहीं रहा। हाँ तो यहाँ पर हमारा आर इक्विवेलेंट कितना आया था, 6 आया था ना, 3 और 3 6। यस मैम। तो 1 6 यहाँ, तो ये 3 और 6 ये दोनों आपस में किस में हो गए, पैरेलल। पैरेलल। 3 और 6 का पैरेलल यानी 2, है ना। तो अब ये सब हट गया, अब यहाँ पर क्या बना, ये 2 रेजिस्टेंस और एक ये 2 यहाँ पे, करेक्ट, और एक ये यहाँ पर 4 बचा हुआ है। ये सर्किट हमने इतना तोड़ दिया। ये 2 और 2 किस में हो गए भाई, सीरीज में। ये सीरीज में। हाँ तो ये 4 और ये 4 ये किस में हो गए, पैरेलल। पैरेलल। तो 4/2 कितना आ गया आर इक्विवेलेंट, 2 आ गया। 2 तो आर इक्विवेलेंट आया 2 ओम। ठीक है, अब करंट की बात करते हैं, नहीं इरेज नहीं करते हैं, करंट की बात करते हैं। करंट भाई यहाँ से चला, यहाँ पर पहुंच गया इस टर्मिनल पे। जहाँ पे देखो करंट, आधा करंट यहाँ गया और कुछ करंट यहाँ जाएगा, यही निकालना है I1 I2। अगर अब फिर से तुमने 4 और 2 में बांटा करंट तो गड़बड़। फाइनली मेरा सर्किट क्या बना था, 4 और 4 ये बनाया ना इस पॉइंट के लिए। यस मैम। तो यानी करंट 4 में यहाँ बटा, यहाँ भी 4 ओम है, यानी करंट कैसा बटेगा, इक्वल इक्वल। पहले आई निकाल तो ले, आएगा कितना, V इक्वल्स टू आई आर। तो V हमारा कितना है 8 वोल्ट और ये 2, यानी I कितना आया 4 एम्पियर आ गया, है ना। ठीक है, पूछा किसमें है, देखो R2 में। R2 कहाँ है भाई, R2 कहाँ गया, सर्किट में ही R2 गायब कर दिया हमने। मैम बीसी के बीच में। मैम बीसी वाला। ठीक है, BC वाला है R2।
मतलब इस 4 ओम का करंट बताना है कि इसके पास कितना करंट है। ठीक है, अब देखो अब क्या करना है। अब तुम लोग अगर फिर से ऐसे स्टार्ट करोगे कि आर इसके पास 4 ओम है, इसके पास 2 ओम है, अब करंट डिवाइड करेंगे, फिर से क्वेश्चन गलत। अब जो सर्किट तुमने रिड्यूस कराया ना फाइनली, फर्स्ट ये बचा था लास्ट सर्किट, अब यहाँ पे ही करंट डिवाइड करना है। तो 4 4 यानी करंट बराबर बराबर बटा, यहाँ पर 2 एम्पियर आ गया, 4 था ना, तो यहाँ पर 2 एम्पियर चला गया और यहाँ पर भी 2 एम्पियर चला गया, है ना। ठीक है, अब डी पॉइंट पे पहुंचे। यस मैम। हाँ, अब डी पॉइंट पे मेरा फाइनली क्या बना था, 3 और 6, है ना। ये 3 तो हटा दिया था ना, इनका इक्विवेलेंट आ गया था 3 और 6। बोलो। यस मैम। ये तो हट गया था 3 ओम, तो 3 और 6। अब यहाँ पर जो 2 एम्पियर करंट आ रहा है, डी पर 2 एम्पियर करंट पहुंचा, अब ये 2 एम्पियर करंट 3 और 6 में बटेगा। तो रेशो हमें निकालना आता है, 3 और 6 का रेशो। 3 ओम वाले में और 6 ओम वाले में कितना करंट जाएगा, 1 सेकंड, 3 और 6 है ना ये, हाँ 3 और 6 में करंट डिवाइड होगा। देखो ये सर्किट ऐसा बनेगा, कंफ्यूज मत हो। यहाँ पर 4 ओम था, फिर इसके बाद हमारे पास यहाँ पर पहुंचने के बाद 3 ओम और यहाँ 6 ओम, ठीक है। और यहाँ पर सिर्फ क्या बचा, 3 ओम, ठीक है, इस पॉइंट पे, यहाँ पे। अब बनाओ, तो 3 और 6 में, यहाँ पर जब डी पॉइंट पे करंट पहुंचा तो 2 एम्पियर करंट 3 और 6 में बटेगा, तो रेशो निकाल लोगे, जिस भी रेशो में बचेगा। हमें रेशो डिवाइड करना आता है। उसके बाद तुम्हारा करंट, देखो ये 6 वाला आएगा इस वाली आर्म में, एसी वाले आर्म में, है ना। जो डी ए वाली आर्म वाला है वो तो आगे बढ़ जाएगा करंट। तो जो 6 ओम वाली ब्रांच में करंट है वो सी पॉइंट पे पहुंचा, अब वो कैसे बटेगा, कुछ तो निकल जाएगा इस 3 ओम में, यस मैम। और कुछ आएगा वो 4 और 2 में तो सेम ही आएगा। तो यानी जो भी इस 6 ओम का करंट आया, मान लो I1 डैश, उस I1 डैश को दोबारा बांटोगे किसमें, 3 में और 6 में। ये 4 और 2 अलग अलग मत करना, ये 4 और 2 6 रहेंगे। तो 3 और 6, यहाँ पर एक और रेजिस्टेंस लगा देती हूँ मैं, 6 ओम का, ठीक है, कनेक्टेड है ये ए से। तो जब भी तो 6 और 3 का पैरेलल किया था, 6 और 3 का पैरेलल कितना आया था, जो भी आया था अब, ठीक है। तो इस तरीके से ये सॉल्व होते चले जाएंगे क्वेश्चन। फाइनल आंसर बताओ मुझे कितना आ रहा है। मैम फर्स्ट ऑप्शन। मैम ऑप्शन पहला वाला है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, 1/3। नहीं, वेरी गुड, ये ऑप्शन, ठीक है। तुम्हारा निकला पड़ा है, जेई कर लोगे तुम, बस थोड़ा सा जो टॉपिक नहीं, फॉर्मूले जिनके नहीं आते ना, जैसे वेव्स हैं, एसएचएम है, उनके फॉर्मूले पढ़ के जाना। 12th का तो तुम्हारा सिलेबस सही है। अब बात करते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज की। व्हीटस्टोन ब्रिज तुम्हें पता है भाई, बैलेंस्ड कंडीशन में हमारे पास R1/R2 इक्वल्स टू R3/R4 होना चाहिए, जिसकी वजह से होता क्या है, इस पॉइंट का पोटेंशियल और इस पॉइंट का पोटेंशियल सेम हो जाता है, और R5 क्या हो जाता है, शॉर्ट सर्किट। या फिर पोटेंशियल सेम, एक ही बात है, देखो पोटेंशियल सेम है, करंट नहीं जा रहा है, तो R5 की कोई वैल्यू नहीं रही, जिसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू नहीं रहती उसको बोल देते हैं शॉर्ट सर्किट हो गया। यहाँ पर R5 में करंट ही नहीं गया, क्यों नहीं गया, बट इसका रीजन ये है क्योंकि ये सेम पोटेंशियल पे है। और ये कब होगा, जब R1/R2 R3/R4 के रहेगा। ये कंडीशन व्हीटस्टोन ब्रिज की है, ठीक है। बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है ये हमारा। अब देखो कई बार होता क्या है, तुमने देखा होगा इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, एक बार देखो, सुनते रहना तो मत जाना। मैं यहाँ लिखती हूँ 2, यहाँ लिखती हूँ 4, यहाँ लिख देती हूँ 4 और यहाँ लिख देती हूँ 2। इस तरीके से क्वेश्चन तुमने जरूर देखे होंगे। यहाँ मैं कुछ भी बना देती हूँ 5, मतलब सिमेट्री होती है बट वो इनवर्सली है, जैसे जो रेजिस्टेंस यहाँ होगा वो तुम्हें यहाँ देखने को मिलेगा, जो यहाँ होगा वो यहाँ देखने को मिलेगा। कई बार हो जाता है, कई बार मिल जाते हैं ये क्वेश्चन, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन में डायरेक्ट फॉर्मूला कैसे लगाना, देखो तुम्हारे पास यहाँ कितने रेजिस्टेंस दिख रहे हैं तुम्हें, 3, एक तो 2 वाला, एक 4 वाला और एक 5 वाला, ये 3 रेजिस्टेंस है।
तीन ही रेजिस्टेंस दिखेंगे। अब इन तीन रेजिस्टेंस में देखो करना क्या है, अब जो ये 2 और ये 4 हैं, ये तो 2 बार रिपीट हो रहे हैं भाई, यहाँ पर भी है, इस वाले में भी है और इस वाले में भी है। तो पहले तो सबकी पेयर बना लो, जैसे 2 4 5, तो मैंने क्या लिखा, 2 का पेयर 4 के साथ, फिर 2 का पेयर 5 के साथ, फिर कौन सा बचा, 4 का पेयर 5 के साथ, बना लिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, 2 किसके साथ है, 2 उसके साथ है जहां पर R3 नहीं है। R3 कौन सा रेजिस्टेंस है, जो अलग है 5, बाकी 2 4 2 बार है ना, 2 4 2 बार है, तो यहाँ पर हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला याद रख लो, डिराइव कराने में समय लगता है बट ये इंपॉर्टेंट है, ये कई बार हो सकता है कि आ जाए डायरेक्ट, और कई बार देखे भी होंगे तुमने, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अब ये अब इनको कैसे याद रखना है, पहले तो सबका पेयर बनाया लिख दिया, अब ऊपर में एक 2 मल्टीप्लाई होगा, वो किस वाले के साथ होगा, वो उन वाले के साथ होगा जो 2 बार है। जैसे यहाँ पे देखो R1 R2 और ये R2 ये R1, इस तरीके से, तो ये 2 बार है, तो मैंने देखो 2 और 4 इसके साथ 2 लगा दिया। नीचे ऐड करना है R1 प्लस R2 प्लस R3, जितने भी हैं टोटल ऐड कर दिया। अब एक चीज देखो, तुमने जो ये R1 और R2 है, ये R1 R2 इनके साथ तो मल्टीप्लाई कर दिया, अब R3 बेचारा चुपचाप बैठा हुआ है, तो अनइक्वालिटी हम कर नहीं सकते, बराबरी की दुनिया है, तो R3 के साथ यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, इस तरीके से, या ये याद रख लो कि R3 के साथ नीचे मल्टीप्लाई करा है, तो ऊपर जो है R1 R2 वाले के साथ करना है। ठीक है, ये तुम्हारा R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला है अनबैलेंस्ड ब्रिज के साथ। ये फॉर्मूला याद कर लेना, लास्ट टाइम याद करते चले जाना। ठीक है, मैम दिखाना एक बार वो फॉर्मूला। हेलो, ओके मैम, डन। थैंक यू मैम। देखो ये क्वेश्चन देखो, ये लास्ट ईयर ही आया है, यहाँ पे सेमीकंडक्टर लगा दिया और कनेक्ट कर दिया रेजिस्टिविटी से, अल्फा निकालो और सेमीकंडक्टर लगा दिया। अब मुझे एक बात बताओ, मैंने कल ही तुम्हें बताया था, देखो मुझे पता भी नहीं था कि इस तरीके का कोई क्वेश्चन आया है, मैंने आज जब देखा, अब तुम्हें यहाँ पर वो कॉन्सेप्ट नहीं पता होता कि हम वो वाला फॉर्मूला सेमीकंडक्टर्स के लिए भी लगा सकते हैं, तो ये क्वेश्चन तुमसे कभी भी सॉल्व नहीं होता। ये वाला RT इक्वल्स टू R0 1 प्लस अल्फा डेल टी, तो ये मैंने कल ही बोला था कि सेमीकंडक्टर्स के लिए भी एप्लीकेबल है दिस फॉर्मूला। तो बस यहीं पे ये फॉर्मूला लगाना है। तुम्हें एक R2 दिया हुआ है, एक रेजिस्टेंस दिया हुआ है तुम्हें इतना 3 मिली एम्पियर, ओम सॉरी एम्पियर नहीं ओम, तो तुमसे पूछा है कि अगर मैं रेजिस्टेंस को 2 डिग्री सेल्सियस से हम लोग डिक्रीज करते हैं फॉर द 10 सेकेंड, तो आपको बताना है कि अल्फा कितना होगा। और इन्होंने बोला है कि ये जो ब्रिज है, ये गैल्वेनोमीटर में कोई भी क्या मतलब डिफ्लेक्शन शो नहीं होगी, मतलब बैलेंस बी स्ट्रॉन्ग ब्रिज है। तो तुम इसका रेजिस्टेंस निकाल लोगे कि भाई 10 सेकंड के बाद यहाँ पर रेजिस्टेंस जो आएगा वो कितना रेजिस्टेंस आएगा, अगर बैलेंस्ड है तो व्हीट स्टोन ब्रिज है ना। तो R2 किस टेम्परेचर पे, ये भी निकाल लोगे। रीड करो एक बार शांति दिमाग से। कर लिया रीड? यस मैम। क्या समझ में आया बताओ। तो देखो क्या कह रहा है कि हमारे पास BC वाली जो आर्म है ये सेमीकंडक्टर है, ठीक है। जब हमने 25 डिग्री पर एक कोई एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया तो हमें पता चला कि इस आर्म का जो रेजिस्टेंस है वो 3 मिली एम्पियर है, ठीक है। यानी 25 टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस 3 मिली एम्पियर है, तो मिल गया एक RT तो मिल गया। अब देखो अब क्या कह रहा है कि आर्म BC इज कूल्ड, अब हम उस आर्म को कूल कर रहे हैं विद अ कांस्टेंट रेट ऑफ 2 डिग्री पर सेल्सियस, मतलब कि हर सेकंड में 2 डिग्री जो है घट रहा है टेम्परेचर,
इफ द गैल्वेनोमीटर सी शोज नो डिफ्लेक्शन, मतलब 10 सेकंड के बाद कोई डिफ्लेक्शन नहीं हो रही है, तो बताओ अल्फा क्या होगा। तो R2 निकाल लेंगे भाई, डिफ्लेक्शन नहीं हो रही है, तीनों चीज गिवन है, बैलेंस ब्रिज कंडीशन लगा दोगे, R2 आ जाएगा। टेम्परेचर कैसे निकालोगे, पहले 25 था और 10 सेकंड तक 2-2 डिग्री गिरा है, तो कितना टेम्परेचर बचा होगा, 20 डिग्री गिर गया ना। मैम यूज तो 22 चेंज होता है ना, चेंज डायरेक्ट ले लेंगे। हाँ अच्छा, इसमें क्या बोला है, आर्म BC इज कूल्ड एट ए कांस्टेंट रेट, तो मतलब कांस्टेंट रेट से गिर रहा है 2 डिग्री सेल्सियस पर सेकंड, तो वो 10 सेकंड तक चेंज हुआ है, तो ये रेट ऑफ चेंज ही है डायरेक्ट, तो मतलब 20 डिग्री तुम्हारा क्या आ गया, चेंज आ गया, डेल्टी। यस मैम। डेल्टी तुम्हारा 20 डिग्री का चेंज आ गया, रेजिस्टेंस भी आ गया, बस अब क्या बचा रह गया, अल्फा रह गया बस। तो हम लोग इस इक्वेशन में अल्फा निकाल लेंगे और अल्फा नेगेटिव आना चाहिए, तो इस क्वेश्चन को तुम भी इजीली सॉल्व कर सकते हो। मैम डी ऑप्शन सही है। वेरी गुड प्रतिष्ठा, बहुत बढ़िया, डी ऑप्शन सही है। मुझे लगता है तुम 2024 के सेट लगा के बैठे हो सारे। नहीं मैम अभी किया है। बहुत अच्छा, वेरी गुड। ये देखो बीट स्टोन ब्रिज, इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे, कंफ्यूज नहीं होना, देख लेना। ऐसे क्वेश्चनों में ना तो सीरीज बनता है ना पैरेलल बनता है, हमें बस ये देखना है R/2R, VR/6R, यानी बीट स्टोन ब्रिज 1/2 1/2, ये लग रहा होगा बिना किसी काम के। ठीक है, इस तरीके से ये वाले क्वेश्चन हम लोग देख लेंगे। ये वाला देखो, ये इनमें क्या ये होते हैं हमारे पास सिमेट्री क्वेश्चन। सिमेट्री हमारे पास 2 तरीके की होती है, मैंने बताया भी है कई बार, एक पैरेलल सिमेट्री और दूसरी होती है परपेंडिकुलर सिमेट्री। ठीक है, पैरेलल सिमेट्री। अब देखो, अगर मैं इसको यहां से कट करती हूँ, मान लो ये मेरे पास 2 रेजिस्टेंस है, R/2 और R/2, तो मेरे पास ये क्या बन गया, यहाँ पर सिमेट्री बन गई ना, बन गई यस सिमेट्री। मैम। बस सिमेट्री से क्वेश्चन को सॉल्व कर लो। हाँ बोलो बोलो, क्या सवाल। मैम सिमेट्री वाला क्या बताया तुमने? सिमेट्री वाले क्वेश्चंस होते हैं, सिमेट्री में क्या होता है, 2 तरीके की सिमेट्री बनती है, मतलब कि देखो मैंने ये जो एक्सिस ये ड्रॉ करी है, इस एक्सिस के अबाउट अगर तुम देखोगे तो हर एक रेजिस्टेंस का एक मिरर इमेज होगी। जैसे इस R/2 की यहाँ पर एक मिरर इमेज है, इस वाले R की यहाँ पर एक मिरर इमेज है, इस वाले R की यहाँ पर मिरर इमेज है, इस R की यहाँ पर एक मिरर इमेज है। इसको बोलते हैं सिमेट्री, कि हर एक रेजिस्टेंस की एक सिमेट्री मौजूद होगी। तो सिमेट्री का मतलब है परफेक्ट, मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए, ये नहीं है कि सिर्फ तुम्हें ज्योमेट्री सेम दिख रही है, नहीं, मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, तभी सिमेट्री बोली जाएगी। तो इस लाइन के अक्रॉस जो मैं बोल सकती हूँ कि ये जो मेरा सर्किट है ये सिमेट्री बना रहा है, पैरेलल सिमेट्री है। अब पैरेलल सिमेट्री में होता क्या है कि हर मतलब जिस ब्रांच की जो मिरर इमेज है उनमें जो करंट होता है वो सेम होता है। पैरेलल सिमेट्री में यही होता है कि करंट अक्रॉस द ब्रांचेस इससे, मैंने तुम्हें सिमेट्री वाले नॉर्मल क्वेश्चन भी करवाए थे कि अगर सिमेट्री बन रही होती है तो उनको R/2 कर देते हैं रेजिस्टेंस को, है ना, R/2 कर देते हैं रेजिस्टेंस को। बट यहाँ पर देखो क्या है, ये वाला जो रेजिस्टेंस है ना, ये दिक्कत क्रिएट कर रहा है। मैंने तुम्हें पहले भी क्वेश्चन करवाए थे, जिसमें मतलब ऊपर जो सर्किट होता है, मान लो मैं यहाँ पे एक बनाती हूँ, यहाँ पे एक बनाती हूँ, ठीक है, एक रेजिस्टेंस यहाँ पे बनाते हैं, इस तरीके के क्वेश्चन भी करवाए हैं। इसमें एक मिरर इमेज बनती है, तो ऊपर वाले सर्किट को रख लेते हैं और रेजिस्टेंस को R/2 कर देते हैं। यहाँ भी मैं ये कर सकती थी कि इन रेजिस्टेंस को R/2 कर दी। देखो ये कब पॉसिबल था, एक सेकंड मैं तुम्हें एक बार समझा ही देती हूँ। मैम जब सिमेट्री ए बी के अक्रॉस होती है तब होता है ये, है ना? हाँ यही देखो, अगर मान लो मैं यहाँ पर ये होता ही नहीं कुछ, ठीक है, ये यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस ही नहीं होता। अब यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस ही नहीं होता, मैं यहाँ पे एक लाइन खींचती, सीधा का सीधा ये R/2 में बढ़ जाता, मतलब ये भी R/2 हो जाता, ये भी R/2 और ये भी मेरा R/2 हो जाता। अब यहाँ पर दिक्कत अड़ गई है ये वाली, कि अगर मैं ये R/2 करती हूँ तो ये एक एक्स्ट्रा निकला बैठा है, तो ये सिंपल R/2 से तो सॉल्व होगा नहीं। तो देखो इसको किससे सॉल्व करेंगे, पैरेलल सिमेट्री में 2 मेथड बताए थे। एक बताया था कॉमन फेक पोटेंशियल, याद करो मैंने तुम्हें समझाया था कि फेक पोटेंशियल होता है। फेक पोटेंशियल भी कब बनता है,
अब देखो कब बनेगा फेक पोटेंशियल, मैंने अभी तुम्हें बताया है कि पैरेलल सिमेट्री में, ध्यान से सुनो, पैरेलल सिमेट्री में मिरर ब्रांचेस में करंट सेम रहता है, बस ये याद रख लो, करंट सेम रहेगा, ठीक है, गॉट इट। अब देखो मुझे एक बात बताओ, इस वाली आर की मिरर ब्रांच कौन सी है, ये वाली, हाँ या ना? तो इसमें जितना करंट होगा उतना ही करंट इस वाली ब्रांच में होगा ना, यस ठीक है, मैम। क्योंकि ये कंडीशन है, ये डायरेक्शन, देखो अब एक बात सुनो, मिरर इमेज है तो डायरेक्शन के जो साइन है वो उल्टा हो जाता है, बट मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। अब ऐसे ही देखो, जो ये वाला रेजिस्टेंस आर है इसकी मिरर इमेज ये है, ठीक है, तो यहाँ पर जो करंट है वही करंट आई यहाँ रहेगा। तो एक बात बताओ, ये भी रेजिस्टेंस भी आर है और ये आई भी सेम है, तो सी पर पोटेंशियल क्या हो जाएगा इन दोनों का, सेम। तो इसका मतलब ये इस तरीके से जुड़े हुए हैं, तो ये कैसा टर्मिनल है, ये कैसा पोटेंशियल है, फेक पोटेंशियल बोला जाता है इसको, यानी यहां से तुम पोटेंशियल रिमूव कर सकते हो। तो ये R/2 था, ये R इसको रिमूव कर लो यहाँ से, तो सर्किट किस तरीके से बन जाएगा, समझ में आया? यस मैम। मतलब ये अब ये पोटेंशियल बीच वाला जो है ये रिमूव कर दो, करो आंसर निकालो इसका। मैम सी। आर 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 आर, तो ये R 2R और ये R पैरेलल में, ठीक है, बस उसके बाद ये इसका R इक्विवेलेंट आ जाएगा, फिर ये तीन पोटेंशियल ऊपर वाले सीरीज में हो जाएंगे, ये दोनों सीरीज में, फिर आपस में पैरेलल। तो इस तरीके से ये सर्किट डिसॉल्व हो सकता है फेक पोटेंशियल। तो फेक पोटेंशियल वाला मैंने तुम्हें बहुत बार बताया, याद रखना, जब भी तुम्हें रेजिस्टेंस आर 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 दिखे और कुछ सिमेट्री सी बनती दिखे तो फेक पोटेंशियल वाले लगने के चांसेस 100% होते हैं, मतलब 100 तो नहीं बोलूंगी, 99, ठीक है। तो ये जरूर माइंड में रखना, ये इनको बोलते हैं पैरेलल सिमेट्री। तो पैरेलल सिमेट्री में एक चीज याद रखनी है कि जो भी मिरर इमेज बनाएगी उनके बीच में करंट सेम रहेगा, और करंट सेम होने की वजह से सी पॉइंट का पोटेंशियल सेम हो जाएगा। तो इसका मतलब ये पोटेंशियल जो है ये फेक पोटेंशियल है, यानी ये जो ब्रांचेस ऊपर वाली आर आर है ये एक साथ जुड़ी हुई है, और नीचे जो ए बी वाला है वो एक साथ, बस। फिर उसके बाद आता है सेल, सेल पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, सेल का सीरीज पैरेलल, ठीक है। देखो सेल की बारे में अगर लिखें तो सेल सिंपल सी भाषा में मैं बात करती हूँ, मान लो मेरे पास ये सेल है, इस सेल का ना खुद का सेल तो है ही नहीं, भी लगाया नहीं, ये सेल है, इस सेल का खुद का एक इंटरनल रेजिस्टेंस जरूर होता है, ठीक है। मान लो इस यहाँ पर जो भी ईएमएफ है ये मैं मानती हूँ ई, इस पॉइंट का पोटेंशियल, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। अब दो चीजें तुमने पढ़ी होंगी, एक ईएमएफ और एक दूसरा होता है पोटेंशियल, दोनों में फर्क इतना है, ईएमएफ वो पोटेंशियल है ना, कब, जब तुम्हारे सर्किट में कोई भी करंट नहीं हो। इससे क्या होता है, देखो इसका मीनिंग क्या है, एक्चुअल ईएमएफ वो वाली वैल्यू है पोटेंशियल की जब सर्किट में कोई करंट ना हो, यानी आई की वैल्यू कितनी है, 0। अच्छा, अब आई की वैल्यू 0 है तो मुझे बताओ क्या इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस कोई पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा होगा? आई 0 है तो ये मेरा इंटरनल रेजिस्टेंस है, यानी इस इंटरनल रेजिस्टेंस के अक्रॉस कोई पोटेंशियल ड्रॉप है ही नहीं, मतलब एक्चुअल उस सेल की वैल्यू कितनी है वो आ जाती है, तो उसी को बोलते हैं ईएमएफ, ठीक है। बट जैसे ही तुम कुछ करंट या तो बैटरी से करंट लोगे, तो जब बैटरी से करंट निकलेगा तो जब बैटरी करंट देगी तो क्या होगा, इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस ही कुछ ना कुछ पोटेंशियल में ड्रॉप आ जाता है, तो एक्चुअली में मुझे वो पोटेंशियल नहीं मिल पाता जो इस सेल की एक्चुअल वैल्यू है, ठीक है। तो ये बात होती है ईएमएफ और पोटेंशियल में। अब देखो लिखते कैसे हैं, अब तुम सबको केवीएल लिखना आता है तो कोई बड़ी बात है नहीं कि मुझे ए और बी का पोटेंशियल लिखना आना चाहिए। तो देखो प्लस साइन है, माइनस साइन, यहाँ से मैं करंट निकाल रही हूँ कि यहाँ से मेरा करंट निकला, इसका रेजिस्टेंस आर, ये पॉइंट ए,
किस डायरेक्शन में चलूं बताओ, करंट की डायरेक्शन में चलूं कि अपोजिट? मैं ऐसे ही चलती हूँ। मैंने ए का पोटेंशियल लिखा VA। अब देखो करंट माना हमने आई है, तो यहाँ पर रेजिस्टेंस जो पोटेंशियल होगा वो IR लिखेंगे। अब बात आई कि माइनस लिखें या प्लस लिखें। अब बताऊं मैं करंट की अपोजिट डायरेक्शन में क्या हो रहा है? मैम मैम प्लस पॉजिटिव लिखेंगे। आएगा। आएगा। भाई अगर करंट की डायरेक्शन में जाते तो पोटेंशियल घट रहा होता, बट मैं करंट की अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हूँ तो पोटेंशियल बढ़ रहा बढ़ होगा। रहा है। है ना, पोटेंशियल बढ़ रहा होगा, तो यहाँ पर पोटेंशियल बढ़ जाएगा मेरा कितना। अच्छा ये तो मैंने तुम्हें चार्जिंग और डिस्चार्जिंग का केस करा दिया वैसे तो। अच्छा अगर I 0 मान के करते हैं, सुनो अभी I 0 मान के करते हैं, नो करंट I, नो आई तो अब लिखते हैं VA। ठीक है, कोई पोटेंशियल कोई भी करंट नहीं है, इसका EMF E है, तो ये मैं इस डायरेक्शन में जा रही हूँ, तो प्लस से माइनस कितना लिखा, नेगेटिव E। ठीक है, इक्वल्स टू पोटेंशियल एट B। मैंने कोई करंट नहीं ड्रॉन कराया, तो VA माइनस VB किसके बराबर आ गया देखो, EMF के। अगर करंट ड्रॉन नहीं हो रहा है तो मेरा जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो किसके बराबर है, EMF के। ये प्रूफ भी हो गया है। ठीक है, अगर करंट जीरो है तो। अगर अब मैं करंट जीरो नहीं करती हूँ तो देखो दो केस इतना क्लियर है कि मैंने करंट नहीं रखा तो पोटेंशियल डिफरेंस EMF के बराबर आ गया। यस मैम। मैं प्लस से नेगेटिव इसी डायरेक्शन में चली हूँ, तो मैंने VA लिखा, प्लस से नेगेटिव गई तो माइनस E लिखा, इक्वल्स टू पोटेंशियल ऑफ B। VA माइनस VB इक्वल्स टू E विच इज EMF व्हेन करंट इज जीरो, I की वैल्यू जीरो है। अब आ जाओ दूसरी तरफ, अब आता है देखो डिस्चार्जिंग और चार्जिंग का केस। ये फॉर्मूले याद होने चाहिए, डिस्चार्जिंग और चार्जिंग। डिस्चार्जिंग का मतलब क्या है, देखो वही इंटरनल रेजिस्टेंस लगाएंगे, अपना सेल लगाया, बस ये पॉइंट एक B मान लिया, ये A मान लिया। अब डिस्चार्जिंग मतलब अब मैं करंट की वैल्यू लेके चलूंगी। अब या तो देखो डिस्चार्जिंग का मतलब क्या है, आप बैटरी से काम ले रहे हो, डिस्चार्जिंग का मतलब है बैटरी से आप काम करवा रहे हो, तो मतलब बैटरी से करंट निकलेगा I, तो ये डिस्चार्जिंग हो रहा है। अब डिस्चार्जिंग के केस में दो चीज हो गई, एक तो पोटेंशियल और एक EMF। तो यहाँ देखना है कि कौन सी वैल्यू ज्यादा है। यहाँ पर तो पोटेंशियल जो है EMF के बराबर आया है। डिस्चार्जिंग में चलो वैल्यू लिखो, मैं इस डायरेक्शन में चलते हैं, तो VA की वैल्यू लिख दी मैंने। पोटेंशियल अब तुमने कहा है कि मैडम अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं तो बढ़ेगा पोटेंशियल, तो बिल्कुल प्लस IR लिख दिया। EMF क्या लिखेंगे, प्लस से माइनस, तो माइनस E इक्वल्स टू VB। ठीक है, अब देखो अब आप VA माइनस VB इक्वल्स टू EMF को इधर ले गई, IR यहाँ पे आके नेगेटिव हो गया। तो आप खुद देखो जो पोटेंशियल डिफरेंस है अक्रॉस AB, ये क्या आया है, EMF से कम आया है, और कितना कम आया है, IR। तो इसका मतलब यही है कि जब आप सेल काम करता है, इसका इतना मतलब समझो कि सेल से आप काम करा रहे हो, सेल काम कर रहा है, तो उसका जो पोटेंशियल है वो गिर जाएगा। कितना गिरेगा, जितना उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है उससे मल्टीप्लाई करंट कर दो, तो उतना पोटेंशियल ड्रॉप हो गया। ठीक है, E माइनस IR। चार्जिंग का केस क्या होता है, डायरेक्शन भी याद रखना, ये B और ये A, रेजिस्टेंस R, ये इसका EMF E। अब चार्जिंग के केस में क्या हो रहा है, मतलब आप बैटरी को चार्ज कर रहे हो, तो बैटरी को चार्ज करोगे तो मतलब आप खुद करंट प्रोवाइड कराओगे कहीं बाहर से, तो बस ये डायरेक्शन हो जाएगी। अब डिस्चार्जिंग में समझो, डिस्चार्जिंग वो नॉर्मल केस है, जैसे तुम्हारा इन्वर्टर से तुम काम लिए जा रहे हो, इन्वर्टर डिस्चार्ज हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है, तो इन्वर्टर का जो EMF है वो ज्यादा रहेगा, बट जब पोटेंशियल निकालेंगे किसी दो पॉइंट का वो रिड्यूस हो जाएगा क्योंकि वो ड्रॉप हो गया उसके रेजिस्टेंस में। अब चार्जिंग में उल्टा, मतलब आप अब इन्वर्टर चार्ज कर रहे हो, तो अब चार्ज कर रहे हो उसको, तो अब जो इनके अक्रॉस पोटेंशियल आएगा वो क्या हो जाएगा, EMF से ज्यादा आएगा, यानी E प्लस IR। ये दो चीजें आपको मस्ट है, डायरेक्शन और विद फॉर्मूले। मतलब जब बैटरी के प्लस साइन में करंट एंटर हो रहा हो, चार्जिंग का केस। डिस्चार्जिंग मतलब करंट निकल रहा हो, डिस्चार्जिंग का केस। डिस्चार्जिंग में तो माइनस, चार्जिंग में एडिशन। तो रटने वाली चीज भी नहीं है, समझने वाली है। ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन में कैसे निकालते हैं भाई, R इक्विवेलेंट
सीधा सीधा ऐड, और ईएमएफ भी सीधी सीधी ऐड, बट ध्यान रखें कि पोलैरिटी सेम जुड़ी हो, मतलब कि ईएमएफ जो है इस तरीके से जुड़ी हो, एक का पॉजिटिव दूसरे के नेगेटिव से, इस तरीके से। अगर ये इस पोलैरिटी में है तो आप ज्यादा इनकी ईएमएफ को क्या कर दोगे, नेट ईएमएफ निकालना है, तो नेट ईएमएफ कैसे निकालोगे, E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4, करेक्ट। E4 सीरीज Yes, में ma'am. करंट सेम रहता है, तुम्हें इतना पता है। आर बी कैसे निकालोगे, R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड सो ऑन निकाल लोगे। अब मान लो मैंने इनका पोलैरिटी जो है वो अपोजिट कर दिया इस तरीके से, एक सेल की पोलैरिटी को बदल दिया, E1 E2 E3 E4। अब जब E इक्विवेलेंट लगाओगे तो E2 का साइन माइनस में रख देना, ठीक है, E2 को माइनस में रख देना, बस फिर वो तुम्हारा E इक्विवेलेंट निकल जाएगा। रेजिस्टेंस में कोई फर्क नहीं आएगा, रेजिस्टेंस R1 प्लस R2 प्लस R3 ही रहेगी, ठीक है। तो इस तरीके से R इक्विवेलेंट। एक इसमें क्वेश्चन बनता है कि अगर मान लो एक पोलैरिटी को सेल की को रिवर्स कर देते हैं तो कुछ क्या क्वेश्चन आता है, याद में नहीं आ रहा है, आता है ना कि पोलैरिटी को रिवर्स कर दिया तो ये ईएमएफ आ गई, तो बताओ कितने ऐसे सेल हैं Yes, ma'am. पोलैरिटी जिनकी चेंज हो गई हो, तो उस तरीके के क्वेश्चन भी यहाँ से बन जाएंगे। पैरेलल कॉम्बिनेशन में देखो ये फॉर्मूला याद रखो, ई इक्विवेलेंट का क्या फॉर्मूला है, E1 अपॉन R1, मतलब जो जिस रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल है उसका रेजिस्टेंस डिवाइड करना है E2 अपॉन R2, ठीक है, मतलब पैरेलल में जुड़े हुए हैं, ठीक है, पैरेलल में है, सबका रेजिस्टेंस R1 R2 R3 R4 अलग अलग है, तो E इक्विवेलेंट हमें निकालना है। मान लो इसके पास E1 है E2 है, तो ये डिवाइड करते गए और R इक्विवेलेंट निकालोगे 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, तो फाइनली I की वैल्यू E इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट, तो अलग अलग निकालना पड़ेगा, पैरेलल में थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है फॉर्मूला, ये फॉर्मूला है, ठीक है, ये याद भी रखना है। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, ये करने हैं हम लोगों को, ठीक है। तो हमारे अभी कौन कौन से टॉपिक बच गए एक बार बताना जरा। एक तो हमारा सेल के क्वेश्चंस, और पावर वाला। पावर, पावर तीसरा मीटर ब्रिज। मीटर, है ना, ये ठीक है, तो हम इनको मंडे में कर लेंगे 3 टॉपिक्स। तो वो पोटेंशियोमीटर वाला भी आएगा क्या? नहीं नहीं, पोटेंशियोमीटर नहीं पढ़ना भाई, वो 2024 की PYQs में था इसलिए मैं हाँ पूछ रहा हूँ। नहीं नहीं, अब पोटेंशियोमीटर तुम्हारे लिए डिलीटेड है, नहीं ठीक है पढ़ना। मैम। तो मंडे को अब नया फिर से शुरू करेंगे। तो सेल बहुत इंपॉर्टेंट है, सेल वोल्ट से को क्वेश्चन आ एमीटर में कन्वर्ट करने वाला, किसमें वाला, वोल्ट मीटर को एमीमीटर। हाँ गैल्वेनोमीटर, राइट, गैल्वेनोमीटर रह गया, बिल्कुल गैल्वेनोमीटर रह गया है, ठीक है। बचे कुछ टॉपिक भाई मंडे को निपटाने पड़ेंगे क्योंकि समय कम है, 3 दिन से ज्यादा नहीं दे सकते इसको। नहीं माधव, पोटेंशियोमीटर ओके डिलीटेड है, नहीं करना, ठीक है, ओके बाय एवरीवन, गुड नाइट। बाय मैम। हाँ एक चीज बोलनी थी, तुम लोग ये बताओ टेस्ट क्यों नहीं दे रहे हो, टेस्ट क्यों नहीं दे रहे हो, अटेंडेंस इतनी कम है, टेस्ट अब कल जो टेस्ट होगा उसको सभी स्टूडेंट्स अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है, मैं पर्सनली चेक करूंगी तुम सबकी अटेंडेंस, जिसकी अटेंडेंस नहीं होगी उसकी क्लास में नहीं एंट्री मिलने वाली। ओके, गुड नाइट। थैंक यू नाइट मैम, मैम। बाय मैम, Good night. गुड नाइट मैम। Good night, ma'am.